हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इंस्पायर एकेडमी बालाघाट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बोपचे सर और लेकर आया हूं पीएटी 2024 की केमिस्ट्री क्लासेस। इस केमिस्ट्री क्लासेस में हमारा फर्स्ट चैप्टर परमाणु संरचना कंप्लीट हो चुका है और आज हम सेकेंड चैप्टर रेडियोधर्मिता रेडियो एक्टिविटी के फर्स्ट लेक्चर की बात करने वाले हैं। तो बेटा देखिएगा, सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर आज स्टार्ट है और इस लेक्चर में हम कंप्लीटली इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो देखिएगा बेटा, फर्स्ट टॉपिक का ये चैप्टर सेकेंड का फर्स्ट टॉपिक लेकर के आते हैं रेडियोधर्मिता। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। तो रेडियोधर्मिता की बात करते हैं। तो रेडियोधर्मिता की खोज जो हुई थी बेटा, वो किसने की थी? हेनरी बेकरेल ने। सन कितने में की थी? तो 1896 में। कितने में की थी बेटा? 1896 में हेनरी बेकरेल नामक वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। किसमें की? तो यहां पर देखिए लिखा है पोटेशियम यूरेनाइल सल्फेट। क्या लिखा है बेटा? पोटेशियम यूरेनाइल सल्फेट नामक किसी पदार्थ में इन्होंने देखा कि कुछ अदृश्य किरणें निकल रही थी। इन अदृश्य किरणों को उस समय किसी ने क्या नाम दे दिया? क्योंकि वैज्ञानिक बेकरेल ने इसको देखा था, इसीलिए इनको नाम दे दिया गया बेकरेल किरणें। क्या नाम दे दिया गया बेटा? बेकरेल किरणें। बेकरेल किरणें नाम दे दिया गया। कितने में? सन 1896 में इन्हें बेकरेल किरणें कहा गया, क्योंकि इनके बारे में सबसे पहले अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक जो थे वो हेनरी बेकरेल थे। इसी के नाम पर इन्हें बेकरेल किरणें कह दिया गया। बात आती है कि है क्या, थोड़ा सा यहां लिखा हुआ है बेटा, इस बात को हम देखते हैं। इसके अनुसार यूरेनियम एक, आपको पता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है यूरेनियम, है ना। यूरेनियम तथा उनके लवणों से कुछ अदृश्य किरणें, मैंने बात किया था अभी, कुछ अदृश्य किरणें स्वतः ही निकलते रहती है। स्वतः मतलब बेटा कि यूरेनियम एक ऐसा परमाणु है जिससे अदृश्य किरणें स्वतः यानी अपने आप निकलते रहती है, जो एक अपारदर्शी, जो क्या बेटा? अपारदर्शी पदार्थ में भी प्रवेश कर जाती है। इन किरणों को रेडियो धर्मी किरणें या बेकरेल किरणें कहा जाता है। रेडियोधर्मी इसलिए क्योंकि ये पदार्थ रेडियोधर्मी पदार्थ कहलाते हैं, इसलिए इन्हें रेडियोधर्मी किरणें। और बेकरेल वैज्ञानिक, ये किसका नाम है बेटा? वैज्ञानिक के नाम पर इसे बेकरेल किरणें कहा जाता है। अब बात आती है बेटा कि ऐसा होता क्यों है। तो बात करते हैं यूरेनियम की। जैसे बात करें तो यूरेनियम एक क्या है? रेडियो एक्टिव पदार्थ है। और इस पदार्थ की बात करें यूरेनियम की, तो यूरेनियम या किसी भी पदार्थ जो रेडियो एक्टिव होता है बेटा, क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है। उसमें क्या होता है? न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है। किसकी? न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की तुलना में ज्यादा हो जाती है। प्रोटॉन की तुलना में ज्यादा हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? ज्यादा हो जाती है ना, ज्यादा हो जाती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है क्यों ऐसा होता है। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। तो ज्यादा हो जाती मतलब अधिक हो जाती है। और जब अधिक हो जाती है तो क्या होता है बेटा? क्या होता है? परमाणु रेडियोधर्मी गुण रखने लगता है और इस गुण को रेडियोधर्मिता कहते हैं। और पदार्थ को रेडियोधर्मी पदार्थ या रेडियो एक्टिव पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, तो कब कहेंगे इस बात का थोड़ा सा आपको बार बार मैं बता रहा हूं, जब न्यूट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये बात तो हमें क्लियर होती है, समझ में आती है बेटा। आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। यूरेनियम हो चाहे कोई भी आवर्त सारणी का तत्व हो, जब उसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाती है, तब वो पदार्थ रेडियोधर्मी गुण दर्शाने लगता है। आगे देखेंगे बेटा कैसे क्या होता है, पूरी बातें बताऊंगा इस यूनिट में। अब यहां पर बेटा आपको एक स्लाइड दिख रही है, इस स्लाइड को देखिए अच्छे से। तो यहां पर लिखा है रेडियम, है ना। क्या लिखा है? सॉरी, यूरेनियम। क्या लिखा है? यूरेनियम। ठीक है बेटा, यूरेनियम। इस यूरेनियम पदार्थ पर ये देखिए, यूरेनियम का एक टुकड़ा लिया यहां पर हमने और इस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। क्या किया बेटा? मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद ये फोटोग्राफी यहां पर हमने इसकी ली।
तो पता चला कि इससे कुछ अदृश्य किरणें क्या होती है, निकलने लगती है। क्या निकलने लगती है? अदृश्य किरणें। तो ये एक प्रायोगिक प्रदर्शन है, प्रायोगिक प्रदर्शन है, जिससे हम समझ सकते हैं कि रेडियो एक्टिव पदार्थ से रेडियो एक्टिव किरणें निकलती कैसे है। ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट है कि वैज्ञानिकों ने ये देखा कि एक यूरेनियम के छोटे से टुकड़े को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है, तो उससे देखा गया कि एक अदृश्य किरणें निकलने लगती है। यह अदृश्य किरणों को ही बाद में पहले बेकरेल किरणें और बाद में रेडियो एक्टिव किरणें कहा गया। अब आगे की बात करते हैं। तो किसी पदार्थ से किरणें उत्सर्जित होने की घटना को रेडियो एक्टिवता या रेडियो धर्मिता कहते हैं। रेडियो धर्मिता या रेडियो एक्टिविटी, इंग्लिश में रेडियो एक्टिविटी कहेंगे बेटा, हिंदी में रेडियो धर्मिता कहा जाता है, यानी किरणों का निकलना। इस घटना को रेडियो धर्मिता या रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। आगे कहा जाता है ऐसे पदार्थ रेडियो धर्मी पदार्थ या रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं। जो ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। तो इसके उदाहरण है यूरेनियम, रेडियम, प्लूटोनियम और नेपच्यूनियम। ये सारे के सारे पदार्थ कैसे हैं? रेडियो धर्मी है। क्या है बेटा? रेडियो धर्मी है। रेडियो धर्मी क्यों है? क्योंकि इनमें न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा है। किसकी ज्यादा है? न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज्यादा है, प्रोटॉन से अधिक है। ठीक है, अधिक है। इस बात का ध्यान रखना है, बार बार इस बात को मैं बता रहा हूं कि न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं? तो आपको मैंने पहले भी बताया, इसके पहले के लेक्चर में, n यानी न्यूट्रॉन परमाणु भार में से परमाणु क्रमांकों को घटा दो तो किसकी संख्या निकल जाती है बेटा? न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाती है। जैसे यूरेनियम की बात कर लूं तो यूरेनियम 92, 200, 238। अब इसमें यूरेनियम में निकालना है, मान के चलिए हमें न्यूट्रॉनों की संख्या, तो n बराबर कर लेंगे 238 माइनस 92। अब घटा लेंगे तो बेटा 8 में से 2 जाएंगे, 8 में से 2 जाएंगे तो 6 बचेगा, है ना। अब 3 में से 9 तो घटेगा बिल्कुल नहीं, तो यहाँ 23 में से 9 घटाएंगे 3 तो बच जाएगा बेटा 3 ऊपर के गए, 6 इधर के गए 16, तो यहाँ 16, तो कितना आ गया बेटा? 166। तो देखिए प्रोटॉन कितने हैं? 92 हैं, और न्यूट्रॉन कितने हो गए? 166 हो गए। तो यहां पर यह पदार्थ क्या हो जाता है? रेडियो एक्टिव हो जाता है। समझ में आ गई होगी कि यहां पर न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन की तुलना में बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इस बात को आपने यहां पर देखा कि यहां पर देखिए ये 92 प्रोटॉन है और ये 166 यहां पर क्या हो गए? न्यूट्रॉन हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे देखेंगे। तो आपके पास आगे और कुछ फैक्ट लिखे हैं, कुछ बातें लिखी हुई है जो हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये टॉपिक कुछ थ्योरेटिकल है, कुछ समझने वाला है। ठीक है, तो कल्पना कीजिएगा जैसे कि हम किसी लोहे के टुकड़े को गर्म कर देते हैं और उससे किरणें निकलने लगती है, वैसे ही ठीक बोल सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं कि ठीक उसी प्रकार ही यहां पर बिना गर्म किए एक रेडियो एक्टिव पदार्थ से क्या होता है बेटा? किरणें स्वतः ही यानी अपने आप उत्सर्जित होने लगती है। इसी घटना को रेडियो धर्मिता कहते हैं। अब थोड़ा सा फिर से सुनिएगा। रेडियो धर्मिता शब्द सबसे पहले मैडम क्यूरी ने दिया। देखो बात आई थी बेकरेल की बेटा, बेकरेल, तो बेकरेल ने इसे तो बेकरेल किरणें कहा था। क्या कहा था? बैकरेल किरणें। तो इन्हें पहले तो बेकरेल किरणें कहा गया। बाद में मैडम क्यूरी आई। कौन आई बेटा? मैडम क्यूरी आई। तो मैडम क्यूरी ने इसे रेडियो क्या कहा बेटा? रेडियो धर्मिता कहा, और इस रेडियो धर्मिता गुण को कहा और इस पदार्थ को रेडियो धर्मी पदार्थ कहा। किसने? मैडम क्यूरी। और इनके एक सहायक भी थे, स्मिड। कौन थे बेटा? स्मिड। ठीक है, तो स्मिड भी इनके एक सहायक थे। तो स्मिड ने भी इनके साथ क्या किया था? काम किया था, कार्य किया था। एक वैज्ञानिक थे जो मैडम क्यूरी, और इनके हस्बैंड भी थे जो रेडियो सक्रियता की खोज में थे। कभी कभी नाम सुनने मिलता है, पियरे, है ना, पियरे क्यूरी। तो इनका भी नाम बेटा आप याद रखिएगा, मैडम क्यूरी और इनके हस्बैंड पियरे क्यूरी। इन दोनों दंपत्ति वैज्ञानिकों ने, दंपत्ति क्यों? क्योंकि ये दोनों पति पत्नी थे, दंपत्ति कहते हैं इनको। तो इन दोनों ने मिलकर रेडियो सक्रियता के बारे में खोज की थी। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा। आगे है रेडियो धर्मी पदार्थों से अदृश्य तथा सक्रिय अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित होती है। यानी रेडियो एक्टिव पदार्थ से जो किरणें निकलती है वो अदृश्य तो होती है, पर वो 3 प्रकार की हो जाती है। कितने प्रकार की बेटा?
तीन प्रकार की हो जाती है। तीन प्रकार में पहला जो होता है बेटा, जो पहला होगा वो होता है आपका अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरी हो जाती है बेटा गामा किरणें। आगे की ओर बढ़ते हैं। अल्फा बीटा व गामा किरणों की खोज रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी बेटा? रदरफोर्ड। याद रखिएगा, अल्फा बीटा गामा किरणों के बारे में रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने यह बताया था कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं जिनसे अदृश्य किरणें निकलती है, ये अदृश्य किरणें जो होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ अल्फा बीटा किरणें साथ साथ उत्सर्जित नहीं कर सकता। मतलब एक साथ दोनों ही अल्फा भी और बीटा भी दोनों ही एक किरणें एक साथ उत्सर्जित नहीं हो सकती। या तो अल्फा होगी या तो बीटा होगी। एक समय में, एक टाइम में किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ से बेटा या तो अल्फा किरणें उत्सर्जित होगी या फिर अल्फा किरणें उत्सर्जित होगी या फिर बीटा किरणें उत्सर्जित होगी। आगे की बात है, गामा किरणें हमेशा क्या होती है? अल्फा किरणें और बीटा किरणें, अल्फा किरणें और बीटा किरणें के उत्सर्जन के बाद ही गामा किरणें उत्सर्जित होती है। कौन सी बेटा? गामा किरणें, गामा विकिरण हमेशा अल्फा और बीटा विघटन के बाद, मतलब ये जब विघटित होकर उत्सर्जित होते लगते हैं उनके बाद ही हमेशा गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं। ये बात भी आपको याद रख लेनी है। आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा, थोड़ा और भी देखते हैं यहां पर गुण प्रकृति। अभी हमने देखा कि जब रेडियो एक्टिव रेडियोधर्मी पदार्थ से, रेडियो एक्टिव या रेडियोधर्मी पदार्थ से जब अदृश्य किरणें निकलने लगती है तो ये तीन प्रकार की हो जाती है, अल्फा बीटा और गामा। अब अल्फा बीटा गामा तीन प्रकार की हो जाती है और तीनों के गुण यहां पर लिखे, अल्फा बीटा और गामा किरणों के गुण। तो अल्फा रेस जो होती है इनके गुण, सबसे पहले प्रकृति की बात करते हैं तो जो अल्फा किरणें होती है ये हीलियम नाभिक के समान हीलियम 2+ यानी द्विआवेशित हीलियम नाभिक के रूप में क्या होती है? ये पाई जाती है, यानी हीलियम के समान ही ये होती है। देन दूसरा है बेटा बीटा किरणें, और बीटा किरणें तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन के रूप में दर्शाई जाती है। यानी यहां पर जो आप देख रहे हैं -1 E0, ठीक है बेटा, यहां पर -1 E0 के फॉर्म में ये होती है। कौन बेटा? बीटा किरणें। यानी यहां पर जब भी बीटा किरणें निकलेंगी तो यहां पर ये किस रूप में निकलेंगी? -1 E0 के रूप में निकलेंगी। ठीक है, दूसरा है, तीसरी है गामा किरणें, विद्युत चुंबकीय तरंगों प्रकाश किरण 0 गामा 0 के रूप में दर्शाई जाती है। तो ये इस रूप में दर्शाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा बेटा, ये हीलियम के समान होती है, ये -E इलेक्ट्रॉन के रूप में होती है और ये 0 गामा 0 के रूप में होती है। ठीक है, इनके दर्शाने का क्रम -E है ना, -1 E0, यहां पर बेटा हीलियम 2+। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। आगे की ओर बढ़ते हैं, आवेश की बात करते हैं। किसकी बेटा? आवेश की। किसके आवेश की? अल्फा कणों के। अल्फा कण या अल्फा किरणें भी बोल सकते हैं। अल्फा कणों में द्विआवेशित होते हैं। ये क्या होते हैं? 2 इकाई धनावेश होता है। ये देखिए 2 इकाई धनावेश, इन पर 1 इकाई ऋणावेश। तो ये देखिए 1 इकाई -1 E, 1 इकाई ऋणावेश होता है और ये उदासीन होते हैं। ठीक है, अब बात करें द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान बेटा इनका 4 AMU, इसका 0.0005 AMU और इसका 0, यानी इनका कोई भी द्रव्यमान नहीं होता। आगे की ओर आते हैं बेटा, और आगे देखिएगा तो ये देखिए आक्सीकरण क्षमता। क्या है? आक्सीकरण क्षमता। तो आक्सीकरण नहीं बेटा, आयनीकरण। आयनीकरण समझते हैं? आयनीकरण मतलब होता है कि आयनों में बंटना, कि कौन किसको कितना आयनों में बांट सकता है। जैसे किसी गैस पर अल्फा किरणें डाला या गामा किरणें डाला या बीटा किरणें अगर किसी गैस पर डाला तो वो आयनों में बंट जाएगी। और ये क्षमता किस कणों में सबसे ज्यादा होती है, इसकी बात करते हैं। तो आयनीकरण क्षमता बीटा से 100 गुना अधिक, यानी बीटा से 100 गुना अधिक सबसे ज्यादा, यानी सर्वाधिक जो आयनीकरण की क्षमता होती है वो अल्फा में होती है। बीटा में गामा से 100 गुना अधिक, मतलब इससे भी 100 गुना अधिक। और सबसे कम आयनीकरण की क्षमता बेटा किस में होती है? गामा किरणों में होती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अल्फा में, सबसे कम बीटा में, सबसे कम गामा में
और बीच में जो होती है उसकी बीच में ही रहती, मतलब गामा से अधिक और अल्फा से कम। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा। भेदन क्षमता, भेदन क्षमता मतलब जैसे पतली से पतली कोई स्वर्ण धातु की पन्नी को भेद कर निकलने वाली, क्योंकि ये भेद कर निकल जाती है, आप आर पार हो जाती है, पारदर्शी होती है। ठीक है, किसी भी स्वर्ण धातु की पन्नी को ये पार कर लेती है, तो इसे भेदन क्षमता कहते हैं। सबसे कम भेदन क्षमता इनकी, क्योंकि आयनीकरण की क्षमता ज्यादा है, भेदन क्षमता कम होगी। फिर इनकी अल्फा कणों से, अल्फा कणों इनसे 100 गुना अधिक, मतलब ये 100 गुना अधिक और ये इनसे भी 100 गुना अधिक, मतलब बीटा से 100 गुना अधिक। मतलब सबसे ज्यादा जो भेदन क्षमता है वो गामा की होगी और सबसे कम जो थी आयनीकरण क्षमता वो गामा की थी। ठीक है, थोड़ा याद रखिएगा। आगे वेग, वेग प्रकाश के वेग का 1/10, प्रकाश के वेग के बराबर, और यहां पर प्रकाश के वेग के लगभग बराबर। देखिए बेटा थोड़ा ध्यान रखिएगा, प्रकाश के वेग का 1/10, 1/10 मतलब 0.1। ठीक है, यहां पर बात करें तो प्रकाश के वेग का, वेग के लगभग बराबर, लगभग बराबर। ठीक है, यहां कम था, यहां पर लगभग बराबर बोल रहा है, पर बराबर नहीं बोल रहा बेटा, लगभग बराबर। और यहां क्या बोल रहा है बेटा, बीटा सॉरी प्रकाश के वेग के केवल बराबर, यहां बराबर, लगभग बराबर, और यहां पर 1/10, प्रकाश के वेग का 1/10 मतलब 0.1 गुना यहां पर वेग इनका होता है। मतलब सबसे ज्यादा वेग इनका होगा गामा किरणों का। ठीक है, गामा किरणों का वेग ज्यादा, भेदन क्षमता ज्यादा, पर आयनीकरण क्षमता कम। ठीक है, आगे आते हैं बेटा। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का प्रभाव, विद्युत क्षेत्र का प्रभाव ऋणावेशित प्लेट या केटायन की ओर मुड़ जाती, मतलब ये होती कैसी होंगी, धनावेशित होती है। ठीक है, क्लियर है, धनावेश प्लेट या एनोड की ओर मुड़ जाती, मतलब होती कैसी है, ऋणावेशित होती है, और विद्युत क्षेत्र में अप्रभावित होती है, यानी सीधे निकल जाती है। समझ में आ रहा होगा बेटा। आगे है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव। चुंबकीय क्षेत्र में अल्फा किरणें बाईं ओर मुड़ जाती, कहां मुड़ जाती हैं, बाईं ओर। ये किधर मुड़ेगी, दाईं ओर, और ये सीधे निकल जाती है। तो ये आपके गुण थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 और ये 8 कैरेक्टर आपको मैंने ऐसे बताया बेटा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए, अल्फा बीटा गामा किरणों के लिए। इतनी बात अगर आप याद रख लेते हैं तो इनसे कोई भी क्वेश्चन आए अल्फा बीटा गामा किरणों से, आपसे बनने लगेगा, बन जाएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इसके और कुछ निष्कर्ष। ठीक है, किसके बेटा निष्कर्ष, अंतरों के निष्कर्ष। देखिएगा अभी हमने बात की थी आयनन क्षमता की। आयनन क्षमता मैंने बताया था किसी भी गैस या किसी भी पदार्थ को, आयनिक पदार्थ को आयनों में बांटने की क्षमता। तो सबसे ज्यादा मैंने बोला था किसमें होती है, सबसे ज्यादा अल्फा में होती है, फिर किसमें, बीटा में, और सबसे कम गामा में। देखिएगा रेशियो, सबसे कम, फिर थोड़ी ज्यादा, फिर अधिक। ठीक है, भेदन क्षमता का क्रम, भेदन क्षमता सबसे ज्यादा गामा की थी, है ना, फिर उससे कम बीटा की, उससे कम अल्फा की। वेग सबसे ज्यादा बेटा इसका था, क्लियर है, आपको पता है, ये क्रम आपको पता है, अभी पढ़े थे हमने, ये भी क्रम अभी पढ़ा था, ये भी क्रम अभी हमने पढ़ा था। क्षेत्र से अत्यधिक प्रभावित होने वाली किरणें हैं बीटा, क्योंकि ये क्या होती है, ये क्या होती थी, क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में धन प्लेट की ओर और चुंबकीय क्षेत्र में दाईं ओर जाती है। ठीक है, और क्षेत्र का कोई प्रभाव किस पे नहीं पड़ता था, तो वो थी गामा किरणें। क्यों नहीं पड़ता बेटा इस पर क्षेत्र का प्रभाव, क्योंकि ये होती है उदासीन, उदासीन नहीं बोलेंगे, उदासीन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, है ना, आवेशित, अनावेशित होती है, अनावेशित होती है, अनावेशित होती है, इसलिए ये चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र से अप्रभावित होती है। तो ये बात भी क्लियर हो जाती है बेटा। आगे की ओर बढ़ते हैं और देखिएगा आगे क्या है। एक यहां पर हम जो रिएक्शन जिसका नाम है रेडियो एक्टिव विघटन, रेडियो एक्टिव विघटन या रेडियो एक्टिव क्षय, कि जब भी किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से अदृश्य रेडियोधर्मी किरणें या रेडियो एक्टिव किरणें निकलती हैं तो उसमें जो विघटन होता है उसे ही रेडियो एक्टिव विघटन कहा जाता है। क्या बोला बेटा मैंने, रेडियो एक्टिव या रेडियोधर्मी पदार्थ से जो रेडियो एक्टिव किरणें निकलती है या रेडियोधर्मी किरणें निकलती है उनके क्षय को ही रेडियो एक्टिव विघटन कहा जाता है। तो देखिएगा यह एक कैसी क्रिया है, नाभिकीय क्रिया, यानी यहां पर जब भी रेडियो एक्टिव क्षय होगा तो वहां से जो कण निकलेंगे वो नाभिक से निकलने वाले हैं। ठीक है, दूसरी बात,
रदरफोर्ड तथा सोडी वैज्ञानिक है, रदरफोर्ड भी वैज्ञानिक है, के अनुसार रेडियो एक्टिव किरणें परमाणु के नाभिक से उत्सर्जित होती। वही बात है कि नाभिक की अभिक्रिया है और जो परमाणु निकलेंगे वो कहां से निकलेंगे बेटा, किरणें परमाणु के नाभिक से ही निकलेगी, ये बात भी ध्यान रखना है। दूसरी बात है, तीसरी बात, सबसे परमाणु के भार, जिससे परमाणु के भार में क्या होती है, कमी आ जाती है। क्या होती है बेटा, कमी आ जाती। यानी कि जब भी परमाणु से अदृश्य किरणें निकलेगी, रेडियो एक्टिव किरणें निकलेगी, तो उससे उसके नाभिक में क्या होगा, उसके द्रव्यमान में कमी आएगी, जिससे परमाणु के भार में भी क्या होगी, कमी आ जाएगी। बोल रहा है आगे, इस क्रिया को रेडियो एक्टिव विघटन या रेडियो एक्टिव क्षय कहते हैं कि जब भी किसी परमाणु के नाभिक से रेडियो एक्टिव पदार्थ निकलता है तो उसके द्रव्यमान में कमी आ जाती है और इस घटना को ही रेडियो एक्टिवता या रेडियो धर्मिता कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा, रेडियो एक्टिव विघटन या रेडियो एक्टिव क्षय कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि रेडियो एक्टिव किरणें निकलती है, द्रव्यमान में कमी आ जाती है, द्रव्यमान में कमी आ जाती है तो रेडियो एक्टिव विघटन या रेडियो एक्टिव क्षय कहलाता है। आगे की बात करते हैं, रेडियो धर्मी विघटन अभिक्रिया को किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि जैसे ताप, दाब, आयतन इत्यादि में परिवर्तन के द्वारा धीमा या तेज नहीं किया जा सकता। मतलब रेडियो एक्टिव पदार्थ को किसी भी भौतिक या रासायनिक कारक के द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता, मतलब धीमा भी नहीं कर सकते और नहीं तेज कर सकते, नहीं बढ़ा सकते, नहीं घटा सकते। तो ये बात हो गई। आगे की ओर बढ़ते बेटा और कुछ बात पढ़ते। परमाणु नाभिकों का स्थायित्व उनमें उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करता है। बेटा जब भी बात करें, देखो मैंने अभी आपको शुरू में ही टॉपिक के स्टार्ट में ही बताया था कि जब भी किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की तुलना में न्यूट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है तो परमाणु का नाभिक अस्थायी हो जाता है और स्वतः ही कुछ अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करता है, जिन्हें रेडियो एक्टिव, रेडियो धर्मी किरणें कहा जाता है। अब बात आती है यहां, यही बात यहां आपको बता रहा है कि परमाणु के नाभिक का स्थायित्व उनमें उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करता है। मतलब न्यूट्रॉन अनुपात प्रोटॉन पर निर्भर करता है। क्या बच्चा, स्थायित्व। क्या करता है, स्थायित्व। स्टेबिलिटी जो है परमाणु के नाभिक की या परमाणु की स्टेबिलिटी जो है N/P, मतलब न्यूट्रॉन अपान प्रोटॉन के अनुपात पर निर्भर करता है। आगे, प्रकृति में उपलब्ध स्थायी नाभिकों में, यानी जो भी स्थायी नाभिक होता है जैसे सोडियम हो गया, है ना, सोडियम हो गया या कोई और भी है ना, नियान हो गया, ये जो स्थायी नाभिक है इनमें बोलता है कि स्थायी नाभिकों में जो भी स्थायी नाभिक है ना उपस्थित होते हैं उनमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या का अनुपात, न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या का अनुपात यानी N/P, न्यूट्रॉन अनुपात प्रोटॉन 1:1 होता है। जैसे बात करें यहां पर नियान की, तो नियान में मान लो परमाणु क्रमांक 10, परमाणु भार 20 लगभग मान ले, तो बेटा यहां पर n मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या अगर निकालते हैं तो 20 - 10 = 10, यानी यहां पर N/P की बात करूं तो 10/10 = 1:1, मतलब 1:1 का रेशियो यहां पर मिलता है। मतलब बात यही बता रहा है आपको कि यहां पर अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्या का अनुपात अगर 1:1 आता है तो परमाणु का जो नाभिक होता है वो क्या होता है, स्थायी हो जाता है। और स्थायी होता है तो वो रेडियो एक्टिव गुण प्रदर्शित नहीं करेगा, रेडियो धर्मी गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। आगे आते हैं बेटा, तो परमाणु क्रमांक 83 और परमाणु भार 209 कोई तत्व है, परमाणु भार 83 है ना, और यानी द्रव्यमान संख्या जिसे हम परमाणु भार भी कहते हैं, परमाणु क्रमांक 83 यानी कि क्रमांक मतलब परमाणु संख्या 83 और परमाणु भार 209 है। परमाणु भार संख्या को भार भी कह सकते हैं, 209 है। उच्च परमाणु क्रमांक और उच्च परमाणु संख्या के सभी परमाणु अस्थायी होते हैं। मतलब बोलना चाह रहा है बेटा कि जिनका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार बहुत ज्यादा होता है, मतलब लगभग 80 के ऊपर होता है या 60 के ऊपर होता है बोल सकते हैं, वो लगभग रेडियो एक्टिव गुण प्रदर्शित करते हैं। यही बोल रहा है, उच्च परमाणु क्रमांक और उच्च द्रव्यमान संख्या के सभी परमाणु अस्थायी होते हैं और रेडियो एक्टिव
रेडियो एक्टिव है मतलब रेडियो एक्टिव गुण रखते हैं, मतलब इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन से बहुत ज्यादा होती है। आप घर में भी कर सकते हैं। आवर्त सारणी को देखिएगा, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांकों को हटाइएगा तो देखिएगा परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉनों की संख्या से न्यूट्रॉन की संख्या जो आप निकालेंगे, मैंने बताया निकालना बेटा, वो बहुत ज्यादा होगी। और जब ज्यादा होगी तो परमाणु अस्थायी और रेडियो एक्टिव होता है, क्योंकि इनमें n/p, जब न्यूट्रॉन की संख्या बेटा इनकी संख्या जब अधिक होगी तो इनका रेशियो n/1 नहीं आएगा। और अनुपात साधारणतः बोल रहा है, इनका भी अनुपात अगर निकाले तो साधारणतः इनका अनुपात कितना आता है, 1.54:1, मतलब 1:1 आता है तो वो स्थायी होता है। जबकि यहां अनुपात क्या आ गया, 1:54:1 से 1.54:1 से अधिक होता है। तो मतलब यहां पर बेटा जो अनुपात है 1.54:1 है। जबकि अगर 1:1 होता तो परमाणु का नाभिक स्थायी होता, जबकि यहां अनुपात है वो क्या है, 1.54:1 है, जो कि क्या है, अनुपात 1:1 के समान नहीं है। यानी यहां पर न्यूट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा है, किसकी तुलना में, प्रोटॉन की तुलना में। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, परमाणु का जो नाभिक होता है वो कैसा हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। चलिए बताता हूं थोड़ा बेटा, यहां ध्यान दीजिएगा। अगर 209 में से अगर हम 83 को माइनस कर दें, यानी 9 में से 3 गए 6, यानी यहां पर 20 में से 8 गए 12, यानी 126। यहां पर बेटा क्या निकल गए, न्यूट्रॉन। क्या निकल गए बेटा, न्यूट्रॉन निकल गए। और प्रोटॉन कितने हैं, 83। कितने हैं, 83। तो 126:83 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो इससे ये एक बार और ये लगभग 1.54 टाइम डिवाइड हो जाएगा। और यहां इनका जो रेशियो अनुपात आएगा बेटा वो कितना आ जाएगा, अनुपात 1.54:1 आ जाएगा, जो कि अनुपात 1:1 से अलग है। और अलग है तो वो अस्थायी होगा। क्लियर हो गया होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। सर्वाधिक स्थायी नाभिक का n/p मतलब न्यूट्रॉन अपान प्रोटॉन का जो अनुपात है वो 1 होता है। जैसे 1/1 आया, 1 से 1 काटे 1 आएगा, मतलब यहां पर जो 1 अगर अनुपात आ जाता है n/p मतलब न्यूट्रॉन अनुपात प्रोटॉन का, तो ऐसे अनुपात में क्या होता है, ऐसे अनुपात वाले जो नाभिक होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं बेटा परमाणु के, वो स्थायी होते हैं और रेडियोएक्टिव गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। इस बात को समझिएगा, बहुत अच्छे से मैं इस टॉपिक को क्लियर कर रहा हूं पूरी मेहनत के साथ। तो आप पूरा मन लगाकर इस टॉपिक को देखिए, बहुत मजा आएगा। बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको मिलेंगे और पूरे क्वेश्चन आपको बनेंगे, ये पूरी मेरी गारंटी है। ध्यान से देखिएगा। बस आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा और देखिएगा, अब हम बात करने वाले रेडियो एक्टिव विघटन 3 प्रकार का होता है। ठीक है बेटा, 3 प्रकार का रेडियो एक्टिव विघटन 3 प्रकार का होता है। ठीक है, 3 प्रकार का होता है। चलिए बात करते हैं, रेडियो एक्टिव विघटन 3 प्रकार का होता है। तो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? ठीक है, तो 3 प्रकार का होता है। कितने बेटा? 3 प्रकार। और 3 प्रकार में फर्स्ट है बेटा आपका अल्फा कण उत्सर्जन। क्या है? अल्फा कण उत्सर्जन। 3 प्रकार से होता है, अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण। ठीक है, तो अल्फा कण उत्सर्जन में क्या होता है, तो जब भी किसी परमाणु के नाभिक से एक अल्फा कण निकल जाता है, क्या निकल जाता है बेटा? एक अल्फा कण निकल जाता है, तो क्या होता है, पूरी बातें मैं आपको बताता हूं। एक अल्फा कण के निकलने से परमाणु क्रमांक में 2 और परमाणु भार में 4 की कमी आ जाती है। ठीक है, तो यहां पर पूरी बात लिखी भी हुई है, आपको पढ़ के भी बताऊंगा। पर मैंने क्या बोला, परमाणु भार में -4 और क्रमांक में -2। ठीक है, क्रमांक 2 घट जाता है और भार 4 कम हो जाता है। क्यों होता होगा बेटा? तो क्यों का भी कारण मैं आपको यहां बताता हूं, क्यों ऐसा होता है। तो क्यों ऐसा होता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्यों ऐसा होता है। क्योंकि प्रोटॉन 2 और 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन
इस उत्सर्जन में निकल जाते हैं। क्या होते हैं? निकलते हैं। इस उत्सर्जन में 2 प्रोटॉन और 2 ही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बेटा। इसीलिए इस उत्सर्जन में क्या होता है, परमाणु भार में 4 और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आ जाती है। अब थोड़ा समझते हैं और आगे। तो बेटा आपको पता है परमाणु भार जो होता है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। और क्रमांक जो होता है बेटा, क्रमांक जो होता है वो केवल प्रोटॉन होता है। तो इसीलिए ये 2 निकल गए, ये 2 निकल गए तो कमी किसकी हो गई? 4 की। और ये केवल 2 निकले तो क्रमांक में कमी हो गई किसकी? 2 की। तो ये है आपका क्रमांक, ये है आपका क्रमांक और ये है आपका भार मतलब नाभिक। ठीक है बेटा, नाभिक। ओके, क्लियर है? आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा। अब यहां थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जब किसी परमाणु के नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं, कौन उत्सर्जित होता है बेटा? अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं, तब उस परमाणु का परिवर्तन किसी दूसरे परमाणु में हो जाता है। यह बात भी मैंने आपको बताया कि जब एक परमाणु है, किसी का परमाणु क्रमांक 2 कम और भार 4 कम हो जाएगा तो वो तो स्वाभाविक है कि किसी दूसरे परमाणु में वो बदल जाएगा। तो ठीक है, तो किसी दूसरे परमाणु में बदल जाता है, जिस कारण अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक में या आवेश में 2 इकाई और परमाणु भार में 4 इकाई की कमी आ जाती है। तो देखो परमाणु भार में बेटा 4 और परमाणु क्रमांक में 2 इकाई की कमी, यानी 2 की कमी और वहां 4 की कमी आ जाती है, क्योंकि अल्फा कण उत्सर्जन के दौरान नाभिक में 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन की कमी आ जाती है। पूरी बात लिखी भी है, मैंने समझा भी दिया है ना। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यह है हमारे समझने के लिए एक एग्जाम्पल कि किसी भी परमाणु के नाभिक से जब एक अल्फा कण निकलता है बेटा तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकलते हैं, यानी कि एक हीलियम कण निकलता है। क्या निकलता है? एक हीलियम का कण निकल जाता है। क्योंकि यहां देखिएगा तो यहां 1 और ये 0, देखिए यहां पर ये 2 है तो 2 और 1 का गुणा करेंगे तो 2 1 2 और ये 2 1 2 और ये 2 1 2 2 दूनी 4, यानी कि ये अल्फा कण जो है वो द्विआवेशित एक हीलियम आयन के बराबर होता है। ठीक है बेटा, आगे की ओर देखिएगा। यहां पर अगर कोई ऐसा कोई तत्व है तो जिसका परमाणु क्रमांक ये होता है, आपको पता है ये क्या है? परमाणु क्रमांक है। और ये क्या है बेटा? परमाणु भार है, परमाणु भार है। तो परमाणु क्रमांक में कितने की 4 माइनस हो जाएंगे और यहां परमाणु भार में 4 माइनस और परमाणु क्रमांक में कितने 2 माइनस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा अल्फा कण उत्सर्जन। ठीक है, समझ गए होंगे बातों को, है ना? एक एक बातें समझ में आ रही होगी। आगे की बात करते हैं बेटा और आगे आते हैं टॉपिक की ओर, है ना। कुछ और नया टॉपिक यहां पर देखते हैं, बीटा कण उत्सर्जन। क्या है बेटा? बीटा कण उत्सर्जन। ठीक है, तो बीटा कण उत्सर्जन में बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। बीटा कण उत्सर्जन तो जब किसी परमाणु के नाभिक से, ठीक है, अब थोड़ा और भी बता देता हूं, यहां भी थोड़ी बातें सुना देता हूं। दूसरा प्रकार है बीटा कण उत्सर्जन। तो जब भी किसी परमाणु के नाभिक से बीटा कण निकलते हैं, क्या निकलते हैं बेटा? बीटा कण उत्सर्जित होते हैं, तो परमाणु क्रमांक क्या होता है? 1 बढ़ जाता है और भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब बात यहां बताता हूं बेटा आपको ब्रैकेट में, क्रमांक में बोला मैंने, क्रमांक में, परमाणु क्रमांक में 1 अधिक हो जाता है, 1 अधिक हो जाता है और भार अपरिवर्तित हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक न्यूट्रॉन के निकलने से, एक यहां पर क्या होता है? एक न्यूट्रॉन निकलता है और एक न्यूट्रॉन के निकलने से ये क्या होता है? निकलता है, जिससे क्या होता है? एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल जाता है, एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में बदल जाता है, जिससे एक प्रोटॉन बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। अब प्रोटॉन बढ़ जाता है बेटा तो क्या होगा? परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि तो होना स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, मतलब परमाणु क्रमांक बढ़ता है। ठीक है, पढ़ते हैं एक बार, ध्यान से देखिएगा। जब किसी परमाणु के नाभिक से बीटा कण उत्सर्जित होता है, कौन होता है बेटा? बीटा कण उत्सर्जित होता है, तब प्राप्त होने वाले नए तत्व के परमाणु क्रमांक में 1 इकाई की वृद्धि हो जाती है, मतलब 1 इकाई बढ़ जाता है। लेकिन उसके परमाणु भार में
कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि माना जाता है कि नाभिक में एक न्यूट्रॉन के क्षय से या बीटा कण के क्षय से एक न्यूट्रॉन के क्षय होने से एक प्रोटॉन बनता है। एक प्रोटॉन क्या हो जाता है? बन जाता है। जैसे यहां देखिएगा न्यूट्रॉन निकला, एक प्रोटॉन यहां बन गया और ये निकल गया बाहर। ठीक है, आगे इसलिए परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि और भार अपरिवर्तित रहता है। पूरी बात एक निष्कर्ष में लिखा हूं मैंने, ध्यान से समझ लीजिएगा। आगे देखिएगा, यहां पर आपको एक चार्ट दिख रहा होगा। ठीक है, ये बेटा आपको नजर आ रहा है, ये चार्ट स्क्रीन पर शो हो रहा है, ध्यान से देखिए, थोड़ा जूम कर रहा हूं मैं इसे। हाँ, ये देखिएगा, तो यहां बेटा आपको नजर आ रहा है, यहां पर देखिएगा, नजर आपको आ रहा होगा। तो ये देखिए, अब ये जो आपको नजर आ रहा है यहां पर, ये आपका चार्ट नहीं बोल सकते, एक रिएक्शन बोल सकते हैं, जो कि बीटा कण उत्सर्जन को दर्शाती है। किसको बेटा? बीटा कण उत्सर्जन को दर्शा रही है। यहां पर देखें तो ये देखिएगा एक जेड मतलब परमाणु क्रमांक, और ये क्या है? परमाणु भार। यहां पर मैंने बोला कि परमाणु क्रमांक में एक वृद्धि हो जाती है और ये अपरिवर्तित रहता है, तो जैसा का वैसा है ना। अभी एग्जाम्पल भी बताऊंगा आपको, एक एग्जाम्पल भी इनके बताऊंगा। ठीक है, तीनों को पहले पढ़ लेते हैं। अब बीटा कण के उत्सर्जन से न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन अनुपात घट जाता है, इस बात को याद रखना है। मतलब बीटा कण अगर उत्सर्जित होता है तो N/P रेशियो घटता है। ठीक है, ये बात याद रखें। ठीक है, और बेटा ट्राइटियम के रेडियोधर्मी विघटन में बीटा कण उत्सर्जित होता है। मतलब ट्राइटियम जो तत्व है, इससे क्या होता है? अगर रेडियोधर्मी विघटन होता है, यानी इससे अदृश्य किरणें निकलती हैं, तो इसमें केवल क्या निकलता है? बोल रहा है बीटा कण का उत्सर्जन होता है। इस बात को भी आपको याद रखना है, किसके लिए? ट्राइटिनियम के लिए। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। टाइटेनियम आपको पता होगा, स्कैंडियम टाइटेनियम 22। ठीक है, याद रखिएगा, टाइटेनियम क्या होता है? टाइटेनियम। ठीक है, टाइटेनियम 22। ठीक है, ये याद रखना है। आगे की ओर बढ़ते हैं और देखेंगे बेटा आगे। तो आगे की ओर देखें गामा कण उत्सर्जन। ठीक है, किसी भी परमाणु से जब गामा किरणें निकलती हैं, किसी भी परमाणु के नाभिक से गामा कण उत्सर्जित होने पर उसके परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो परिवर्तन नहीं आता है तो क्या होता है? यहां देखिएगा, जब भी किसी भी प्रकार का उत्सर्जन होगा परमाणु में, चाहे बीटा निकले चाहे गामा निकले। ठीक है, अब किसी भी प्रकार का रेडियो एक्टिव विघटन होता है। क्या होता है बेटा? रेडियो धर्मी विघटन होता है। तो विघटन होता है तो अल्फा कण या बीटा कण उत्सर्जित होते हैं। तो इनकी संख्या कैसे निकालेगी? अल्फा कणों की संख्या कैसे ज्ञात करना है और बीटा कणों की संख्या कैसे ज्ञात करना है? तो ये इनके लिए सूत्र है कि परमाणु भार में कमी को यहां पर लिखना है, और यहां बेटा आएगा परमाणु भार में कमी, और यहां पर आ जाएगा, थोड़ा ध्यान देंगे, परमाणु भार में कमी बटे 4, थोड़ा मिस टाइपिंग हो गया है, तो परमाणु भार में कमी बटे 4 आ जाएगा। फिर ठीक है बेटा, अब यहां पर देखें बीटा कणों की संख्या बराबर 2 मल्टीप्लाई अल्फा माइनस परमाणु क्रमांक में कमी। तो अल्फा क्या है? तो अल्फा कणों की संख्या है। ठीक है, ऐसे हमें क्या होता है, इस सूत्र का उपयोग करते हुए किसी भी परमाणु के नाभिक में अगर अदृश्य किरणें निकलती है, रेडियोधर्मी किरणें निकलती है, तो कितने अल्फा निकलते हैं, कितने बीटा कण निकलते हैं, इनकी संख्या हम निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं बेटा इस पर कि कैसे हम इस सूत्रों का उपयोग करेंगे और कैसे हम यहां पर संख्या निकालेंगे। देखते हैं, यहां पर आगे आइएगा, है ना। तो ध्यान से देखेंगे तो देखते हैं यहां पर। ओके, क्लियर, अच्छा लाइनिंग आ रही है। ओके ठीक है बेटा, यहां पर देखें। अब यहां पर हम देखते हैं कि एक उदाहरण लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, और कितने बीटा और कितने अल्फा कण निकलते हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान हम यहां पर देंगे।
तो देखते हैं एक रेडियो एक्टिव विघटन में थोरियम का उदाहरण लेते हैं। एक रेडियो धर्मी कर लेता हूं बच्चा, एक रेडियो धर्मी है ना, थोड़ा क्लियर, हाँ ठीक है। एक रेडियो धर्मी विघटन में थोरियम पता होगा 90 होता है, थोरियम 90, एक रेडियो धर्मी विघटन में थोरियम 90 232, थोरियम 90 232 का, थोरियम 90 232 का किसमें विघटन हो जाता है बेटा, परिवर्तन हो जाता है Pb82 है ना, थोरियम 90 232 का परिवर्तन हो जाता है Pb82 208 में, Pb82 208 में का परिवर्तन Pb82 208 में परिवर्तन हो जाता है। तो क्या निकालना पड़ेगा बेटा हमें, अल्फा और बीटा कणों की संख्या निकालनी। किसकी बेटा, अल्फा और बीटा कणों की संख्या निकालनी है। तो अल्फा और बीटा कणों की संख्या निकालिए। तो अल्फा वह बीटा कणों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि किस प्रकार से हम इसे निकालते हैं। ठीक है, तो सूत्र हमारे पास है ये कि अल्फा कणों की संख्या बराबर परमाणु भार में कमी बटे 4। तो अल्फा कणों की संख्या निकालते हैं। सबसे पहले ध्यान देंगे, अल्फा कणों की संख्या बराबर परमाणु भार में कमी। तो भार में बच्चा देखिए कितना, यहां पर है 232 और यहां पर है 208, तो 232 माइनस 208 और बटे 4 कर लेंगे, निकालते हैं है ना। यहां पर 232 बटे 208, तो घटा देंगे 232 से, तो घटाइए यहां पर ही है ना, 12 में से 8 गए 4, ठीक है। यहां पर बच गया बेटा 2 में से 0 गए तो 2, और यहां बच गया 1, तो 1 सॉरी यहां पर रहेगा 2, तो ये हो गया आपका 224, ठीक है। 232 में से 208 घटाए तो 224 आ गया आपका, ठीक है। डायरेक्ट भी आप घटा सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां पर ये 224 हो गया। अब यहां पर बेटा 4 से इसे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करते हैं 4 से, है ना, 4 का 4 है ना, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, कितने बार बच्चा, 4 5 20, बच गया कितना 2, और ये हो गया फिर से 24, है ना। तो 4 5 20 और 4 6 24, ठीक है। कितने आ गया 56, कुछ परिवर्तन लग रहा है, 1 मिनट देखते हैं बेटा, 1 मिनट। अच्छा 2 तो यहां भी है, माइनस करने में डिफरेंस, इतनी बड़ी गलती, चलिए देखते हैं। हाँ, यहां पर बेटा, यहां पर आएगा ओनली फॉर 20, कितना आएगा, ओनली फॉर 20, तो यहां पर आ जाएगा 24 और यहां 4, तो कितने टाइम बेटा, 6 टाइम यहां पर, यानी अल्फा कण कितने हो गए, अल्फा कण हो गए 6, ठीक है बेटा। ध्यान से देखिए। हाँ, आगे देखते हैं बीटा कणों की संख्या, बीटा कणों की संख्या कितनी होगी। तो इसके लिए फिर से सूत्र पर आते हैं। सूत्र देखिएगा, बीटा कणों की संख्या बराबर 2 मल्टीप्लाई अल्फा माइनस परमाणु क्रमांक में कमी, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई अल्फा कणों की संख्या है बेटा 6, माइनस परमाणु क्रमांक में कमी कितनी आ रही बेटा, 90 से कितना हो गया है, 82, मतलब 90 से 82, मतलब लगा लीजिए 90 से 82 मतलब 8 की कमी, कितने की कमी, 8 की कमी, है ना। यहां बोल रहा है ना परमाणु क्रमांक में कमी, तो कितने की कमी, 8 की कमी आ गई। तो फिर यहां पर देखिएगा 6 दूनी 12 और माइनस 8, तो 12 में से 8 गए तो बराबर 4 अल्फा बीटा कण। कितने बीटा कण बेटा, 4 बीटा कण उत्सर्जित होते हैं। समझ में आ गया होगा कि एक रेडियोधर्मी विघटन में थोरियम 90 232 का परिवर्तन 82 पीबी यानी लेड, है ना, में 208 में हो जाता है। तो अल्फा और बीटा कणों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने निकाला यहां पर अल्फा कणों की संख्या और बेटा निकाल लिया हमने बीटा कणों की संख्या। कैसे निकलती है ये पूरी बातें मैंने आपको यहां पर समझा दी। आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं रेडियोधर्मी विघटन की श्रेणियां। अभी हमने जो बात की कि किसी पदार्थ से किस प्रकार अल्फा और बीटा
कणों की संख्या निकाली जाती है, तो यहां पर डायरेक्ट भी दिया हुआ है श्रेणी में कि अगर श्रेणी 4n श्रेणी या थोरियम श्रेणी, थोरियम श्रेणी आपने देखा होगा थोरियम 90 से चालू होती है ना, उस श्रेणी की बात है। फिर यहाँ 4n+1, 4n+2, 4n+3 ये श्रेणियां आपको होती, थोरियम श्रेणी, नेप्च्यूनियम श्रेणी, यूरेनियम श्रेणी और एक्टिनियम श्रेणी। ये 4 श्रेणियां आपको रेडियो एक्टिव की मिलती हैं, जिसमें ये पूरी श्रेणी प्राकृतिक है। जैसे यहाँ पर थोरियम 90 से अभी मैंने बात किया था, लेड 82 में कोई तत्व कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ पर कितने अल्फा कण निकलते हैं, तो 6 अल्फा कण निकलते हैं, और बीटा कण कितने निकलते हैं, 4। अभी जस्ट निकाला अभी हमने। यहां पर अगर ये नेप्च्यूनियम 93,237 अगर बिस्मत 83,209 में कन्वर्ट हो जाता है तो 7 अल्फा और 4 बीटा निकलते हैं। वैसे ही यहां पर यूरेनियम 92,238 अगर पीबी 92,206 में कन्वर्ट हो जाता है। बेटा यहां पर थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा है मुझे, है ना, 92, तो यहां पर 92,206 में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, अगर बीटा कण निकले ठीक है ना, परमाणु क्रमांक में फिर भी परिवर्तन आएगा, है ना। तो यहां पर बेटा अल्फा कण कितने निकलते हैं, अल्फा कणों की संख्या निकल जाती है 8, और बीटा कणों की संख्या निकल जाती है आपकी 6, ठीक है। पर यहां पर परमाणु क्रमांक में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस होगा। देखते हैं 1 मिनट। 92 और यहां पर बेटा आएगा आपका पीबी 82 होना चाहिए, ठीक है। 82 कर देते हैं इसको, यहां गड़बड़ हो सकता है तो 82 कर ही देते हैं। ध्यान से देखिएगा, है ना, ध्यान से देखिएगा। हाँ, ये कर देते हैं 82, ठीक है बेटा। आगे की ओर देखिए, प्राकृतिक, ये प्राकृतिक है, ये कृत्रिम है बेटा। आगे देखिए 4n+3 श्रेणी या एक्टिनियम श्रेणी, इस श्रेणी में AC89,227 कन्वर्ट हो जाता है लेड 82,207 में, तो 5 अल्फा कण और 3 बीटा कण, और इसकी भी नेचर कैसी होती, प्राकृतिक होती है। तो ये पूरी घटनाएं आपको समझ में आ रही होगी। एक जो लेवल आप देख रहे हैं यहाँ पर, वो लेवल थोड़ा सा हाई लेवल भी है, मीडियम लेवल भी है, बट ये जो लेवल आपको मैं लेके जा रहा हूं 2024 पीईटी एग्जाम के लिए लेके जा रहा हूं, कि इस लेवल को हम अगर क्लियर करते हैं, समझते हैं, तो हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमको वहां पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये हमारा एनालिसिस है। हमने पूरे क्वेश्चनों को देखा है अभी तक, तो जो क्वेश्चन आ रहे हैं टॉपिकों से, वो इस प्रकार के टॉपिकों से ज्यादातर क्वेश्चन लेता है, ठीक है बेटा। आगे की ओर बढ़ते हैं, तो आगे देखिएगा समूह विस्थापन का नियम। समूह विस्थापन का नियम क्या बोलता है ये नियम, ध्यान दीजिएगा। दिया किसने था, सोडी, रसेल और फजांस के अनुसार किसी नाभिक की विघटन में, मतलब जब भी किसी नाभिक से रेडियो एक्टिव किरणें निकलती है तो क्या होता है, ये सोडी, फजांस और रसेल बताते हैं कि जब अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो बनने वाला नया तत्व आवर्त सारणी में क्या होता है बेटा, जब अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं तो परमाणु भार में 2 की कमी, परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु भार में 4 की कमी आ जाती है। मतलब भार में 2 की कमी, मतलब वो पहले आ जाएगा, 2 क्रमांक पीछे खिसक जाता है। क्या होता है, 2 क्रमांक पीछे खिसक जाता है। तो यहां पर बात आ रही है कि अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो नया तत्व आवर्त सारणी में 2 समूह पीछे यानी बाईं ओर चला जाता है। जैसे यहां पर देखिएगा, ये है आपका अल्फा कण उत्सर्जन का एक उदाहरण। तो उदाहरण में बेटा ध्यान दीजिए कि यूरेनियम 92,238 जब थोरियम 90,234 में बदल जाता है तो यहां पर एक अल्फा कण निकल जाता है, ठीक है। एक अल्फा कण मतलब भार में बेटा 2 की कमी हो गई, और क्रमांक में 2 की कमी हो गई, और भार में कितनी की हो गई बेटा, 4 की। यहां पर 4 माइनस भार और 2 माइनस क्रमांक हो गया, तो क्रमांक 2 माइनस हो गया, तो यहां पर देखिए ये अल्फा कण निकल गए। तो ये क्या हो गया, यहां पर 92 था तो 2 क्रमांक पहले आ गया, ये है ना, 91, 90, ठीक है, समझ में आ गया होगा। बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो बनने वाला नया तत्व एक परमाणु क्रमांक बढ़ जाता है। तो जब बढ़ जाता है एक स्थान बेटा तो क्या होगा, यहां पर दाईं ओर खिसक जाता है, मतलब आगे की ओर बढ़ जाता है। जैसे यहां पर देखिए थोरियम 90 है तो ये 91 में बदल जाएगा, और यहां पर इसका जो क्रमांक है 1 बढ़ा तो आवर्त सारणी में इसकी स्थिति दाईं ओर खिसक जाएगी, और कम होता है तो बाईं ओर खिसक जाती है, ठीक है। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा ये पूरा। अब आगे की ओर बेटा और देखते हैं क्या है इस चैप्टर से बातें। तो आगे आ गया आपका रदरफोर्ड और सोंढी का नियम। रदरफोर्ड और सोंढी क्या कहते हैं
कि जब भी किसी पदार्थ से रेडियो एक्टिव विघटन होता है तो क्या होता है, देखिएगा, किसी भी समय रेडियो एक्टिव क्षय होने की दर उस समय उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब अगर रेडियो एक्टिव विघटन की दर को मान ले -dN/dt और विघटन होने वाले परमाणु, उपस्थित परमाणु की संख्या मान ले n, तो ये एक दूसरे के कैसे होते हैं, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होते हैं। यानी विघटन की दर परमाणु की संख्या के क्या होती है, समानुपाती होती है। मतलब कि उस समय में किसी पदार्थ में जितने परमाणु थे उनकी संख्या विघटन की दर, मतलब कितनी स्पीड से विघटन होता है, उस पर निर्भर करती है। आगे यहां पर ये दिखाया है कि विघटन की दर को हमने क्या लिया है, -dN/dt द्वारा व्यक्त किया जाता है। और लेमडा क्या है यहां पर, देखिए बेटा, जब भी आपको पता होगा कि हम समानुपाती या अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो साथ में एक नियतांक लगाते हैं, और यहां बराबर के साथ नियतांक लग गया है, जिसे विघटन स्थिरांक या विघटन नियतांक कह सकते हैं। n विघटन के बाद बचे हुए पदार्थों की संख्या या परमाणुओं की संख्या, बचे हुए पदार्थ नहीं बेटा, परमाणुओं की संख्या है, बचे हुए परमाणुओं की संख्या है। आगे स्थिरांक लेमडा को यहां विघटन स्थिरांक या क्षय स्थिरांक या रेडियो एक्टिव स्थिरांक कहा जाता है। क्या क्या कह सकते हैं बेटा, विघटन स्थिरांक, रेडियो एक्टिव स्थिरांक, क्षय स्थिरांक। इसके 3 नाम यहां पर देखने को मिलते हैं। आगे की ओर आइए, आगे की ओर बढ़ते हैं थोड़ा। अभिक्रिया प्रथम कोटि की अगर होती है तो बेटा, अगर आपने पढ़ा होगा एक प्रकार की केमिस्ट्री जिसमें आपने प्रथम, द्वितीय, तृतीय कोटि की अभिक्रिया पढ़ा होगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि की अभिक्रिया। ये कोटि की अभिक्रिया जहां आपने चैप्टर पढ़ा है वहां आपने देखा होगा, है ना, ये आपका बेसिक है 12th का। वहां आपने देखा होगा कि जब भी कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया होने के लिए यहां पर लेमडा, मतलब 6 नियतांक लेमडा का मान जो होता है वो कितना होना चाहिए, 2.303 t। अब t क्या है बेटा, यहां विघटन में लगा समय, ठीक है, log n0/n। और मतलब या इसे हम लिख सकते हैं ये रूप में कि n0/n को a/x लिख सकते हैं। यानी प्रारंभ में मात्रा a थी, बाद में कितनी हो गई, a-x हो गई। यानी यहां देखो, a विघटन में प्रारंभ में पदार्थ की मात्रा, बाद में जब कुछ ने क्रिया कर लिया तो विघटन के बाद बचे पदार्थ की मात्रा, क्योंकि x ने क्या कर लिया, क्रिया कर लिया, पहले थे इतने, बाद में हो गए अब इतने। t विघटन में, ये विघटन स्थिरांक, विघटन में लगा समय, और x विघटित हुए पदार्थ की मात्रा है। समझ में आ रहा होगा बेटा एक एक बात, है ना, अगर आपने इसे क्लियर कर लिया है, क्योंकि ये एक शॉर्टकट फॉर्म में लिखा हुआ फॉर्मूला है, सूत्र है, जिसका हम कैलकुलेशनों में यूज करेंगे, क्वेश्चनों को हल करने में यूज करेंगे। इसलिए मैंने इसे डायरेक्टली लिया है। यह आता कैसे, इससे हमें ज्यादातर यहां मतलब नहीं होता, क्योंकि हम क्रैश कोर्स 2024 पीएटी की पूर्ण तैयारी कर रहे हैं। हम इसे डिटेल में निकालने से हमारा कोई लेन देन यहां पर नहीं होता है बेटा, ठीक है। तो यहां पर आगे की ओर आते हैं तो हमारा फाइनली जो एक मान लिखा हुआ है n बराबर n0 e माइनस, ये जो ऊपर पावर है माइनस गामा टी की है। गामा टी क्या है यहाँ पर, ये गामा टी की क्या है, पावर है, ठीक है। तो गामा टी यहाँ पर पावर के रूप में होता है। तो ये पूरा आपका जो सूत्र है, फॉर्मूला है, ये एन का है। एन क्या है, तो यहाँ पर ये नंबर्स है ना, यहाँ पर पूरी बातें लिखी हुई है ना। आगे की ओर थोड़ा बढ़ते हैं और देखते हैं बेटा आगे की ओर दूसरे टॉपिक को, ठीक है। टॉपिक क्या बोल रहा है, रेडियोधर्मी विघटन। रेडियोधर्मी विघटन अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। यानी रेडियो एक्टिव विघटन जब भी किसी पदार्थ से होता है तो वो अभिक्रिया प्रथम कोटि की होती है। कैसी होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, ठीक है। प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि मैंने बताया था। जो रासायनिक अभिक्रिया है वो 4 प्रकार की कोटि होती है, 0 कोटि या शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, और एक होता है अलग प्रकार भी जिसमें बोलना चाहिए अपॉन में होती है, बटे में भी होती है, ठीक है। वो उनकी बात अलग है, जब आप पढ़ेंगे वहां तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी अभी हमें विशेष देखना है और इंपॉर्टेंट देखना है कि हमें क्या आगे, क्योंकि समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है, इसलिए हम फोकस करेंगे क्वेश्चनों को सॉल्व करने पर और टॉपिक, बेसिक टॉपिकों पर, ठीक है बेटा। तो यहां देखिए, रेडियोधर्मी विघटन अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। कैसी कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है,
ठीक है। आगे रेडियो एक्टिव स्थिरांक का मान गामा बराबर -dn/dt विघटन की दर के क्या होता है, बराबर होता है। विघटन की दर के क्या होता है, बराबर होता है। आगे उपस्थित रेडियो एक्टिव नाभिक की संख्या इकाई हो। क्या बोल रहा है, उपस्थित रेडियो एक्टिव जो नाभिक है उनकी संख्या कैसी होनी चाहिए बेटा, इकाई होनी चाहिए। अब N0 देखो ये दिया है, विघटन के प्रारंभ में परमाणुओं की संख्या, जो परमाणु की संख्या विघटन के प्रारंभ में थी, और N क्या है ना, यहाँ पर छोटा n जो लिखा है, हाँ यह है अर्धायु काल और अर्धायु कालों की संख्या। यहाँ पर जो है स्मॉल n हमारे पास नहीं है, ये कैपिटल N होगा। क्या होगा बेटा, कैपिटल N होगा, अर्धायु काल की संख्या। ठीक है। अब यहाँ पर कुल महत्वपूर्ण सूत्र दिए हैं जो हमारे काम आने वाले हैं। जैसे ये हो गया विघटन की दर, ठीक है। यहाँ पर ये n इज इक्वल टू n0e माइनस यहाँ पर भी लेमडा टी, ठीक है। और यहाँ पर भी N0 ये इसी से बना हुआ एक फॉर्मूला है बेटा। और ये आपका दिया है अर्धायु काल NT/1/2, हाफ मतलब क्या होता है, अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल। तो ये जो आपको फॉर्मूले हैं NT हाफ यानी अर्धायु काल, ये पूरे हमें कुल समय, ये अर्ध आयु काल यानी आधा समय, ये पूरी चीजें आपको काम में आने वाली है। ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, इस कैलकुलेशन को थोड़ा देखिए। ये जो फॉर्मूले हैं इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिए। जब हम कैलकुलेशन करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब हमें इनकी विशेष आवश्यकता होती है बेटा। तो यहाँ पर पूरी चीजें लिखी भी हुई है ना। यहाँ मैंने आपको एक बार बता भी दिया कि है क्या, बाकी निकलता कैसे है, आता कैसे है, ये हमने पूरा 12th में पढ़ा है ना। तो वहां पर हम पूरा देखते थे क्योंकि वहां हमें पूरा आता कैसे से मतलब था, यहाँ आता है कैसे से मतलब नहीं, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है कैसे, ये इससे मतलब है हमें। ठीक है। आगे की ओर आते हैं और देखते हैं अर्ध आयु काल क्या है और इसका सूत्र क्या है। ठीक है। अर्धायु काल मतलब अभी जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दे दूं कि कोई व्यक्ति अगर आपका 10 केजी गेहूं लेके अगर क्या करता है, चक्की जाता है बेटा 10 किलो गेहूं लेके। अब मान के चलिए इस 10 किलो आटे को पीसने में 1 घंटे का समय लगता है, 1 घंटे का समय लगता है। अब उसने चक्की वाले ने पीसना स्टार्ट किया और समय हुआ आधा घंटा। तो क्या होगा बेटा, आधा घंटा मतलब क्या है, 1 घंटे का कुल समय लगता है 10 किलो गेहूं को पीसने में। तो 5 किलो गेहूं को पीसने में जो समय लगेगा वो क्या होगा, आधा घंटा। तो आधा घंटे में आधा मटेरियल मतलब समय आधा, क्या कहलाएगा, अर्ध आयु काल। मतलब आटे का जो पीसने की आयु का समय है, यानी आटे की पीसने की आयु, आटे की आयु नहीं बोला मैंने, आटे के पीसने की आयु जो थी, यानी गेहूं को पीस के जो आटा बनाने का समय था वो आधा समय उसका जैसे होता है वो अर्धायु काल होगा। टोटल समय 1 घंटा था तो आधा घंटा क्या होगा बेटा, अर्ध आयु काल होगा। ठीक है। ठीक। अब यहां बात करते हैं, आइए, वह समय जिसमें किसी रेडियोधर्मी तत्व की प्रारंभिक मात्रा, यानी पहली मात्रा जैसे मैंने बोला 10 किलो गेहूं, ठीक है, विघटित होकर आधी हो जाती है। जैसे यहां पर आधा 10 किलो गेहूं था और वो 5 किलो बचा, आधा आटे में बदल गया। तो जो आधे को पीसने में जो समय लगेगा वही उसका क्या होगा, अर्धायु काल होगा। ठीक है। तो यहां पर उसे उस तत्व का अर्धायु काल कहते हैं। प्रत्येक रेडियोधर्मी तत्वों के लिए इसका मान निश्चित होता है, मतलब इसका मान निश्चित होता है प्रत्येक रेडियो एक्टिव तत्व के लिए। ठीक है। और इनके लिए बेटा सूत्र दिया हुआ है टी हाफ अर्धायु काल यानी टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपान विघटन स्थिरांक लेमडा की वैल्यू। वैसे ही यहां पर फिर लिखा हुआ है विघटन स्थिरांक डायरेक्ट लेमडा, इसी को लिखा हुआ है। और यहां पर भी बेटा यहां पर क्या किया, इस लेमडा को यहां ला लिया और यहां पर समय को लिया। अगर हमें विघटन स्थिरांक का मान निकालना हो और हमें टी अर्धायु काल दिया हो तो हम इस सूत्र से क्या करेंगे, विघटन स्थिरांक की वैल्यू निकाल लेंगे। और हमें विघटन स्थिरांक दिया है और अर्धायु काल निकालने बोलता है तो हम यहां पर वैल्यू रख के मान निकाल लेंगे। ठीक है। यहां तक की बात होती है कि अर्धायु काल क्या होता है। आगे बेटा बढ़ते हैं और विशेष जो हमारे लिए जरूरत होती है रेडियोधर्मी पदार्थ के उपयोग, ये IMP मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, IMP। ठीक है। यह IMP
टॉपिक है। यहां से क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिलते हैं हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ठीक है, चाहे वो साइंस लेवल की हो, यानी साइंस जिसमें आता है ज्यादातर क्वेश्चन यहां से आते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री की बात है, चिकित्सा के क्षेत्र में रेडियो एक्टिव पदार्थ के उपयोग, तो कैंसर के उपचार में बेटा, कैंसर के उपचार में जिस रेडियो एक्टिव पदार्थ का उपयोग होता है वो है कोबाल्ट 60। 60 क्या है, इसका भार है, ठीक है। ये एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, कोबाल्ट सामान्य नहीं है। गले के कैंसर की जांच में या थायराइड में या घेंगा रोग, ये सभी गले से रिलेटेड रोग है ना, इनकी जांच या उपचार में, किसमें बेटा, उपचार में आयोडीन I-131 का उपयोग होता है, ठीक है। आयोडीन का रेडियो एक्टिव मटेरियल 131 का उपयोग होता है। ब्रेन ट्यूमर यानी मस्तिष्क का कैंसर, ब्रेन ट्यूमर के उपयोग में यानी उपचार में Hg मर्क्यूरी 203 का उपयोग होता है। याद करिए, नोट करते जाइए। रक्त का प्रवाह जांचने में, यानी रक्त जो है कितनी स्पीड से फ्लो हो रहा है, कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसकी जांच करने में जो पदार्थ होता है रेडियो एक्टिव पदार्थ, वो कौन सा है बेटा, आपका क्रोमियम 24 इसका परमाणु क्रमांक होता है। तो परमाणु भार यहां पर मिस टाइपिंग हो गया है ना, मिस टाइपिंग हो गया बेटा यहां पर। तो परमाणु क्रमांक यहां पर, ये तो सोडियम 24, सोडियम का आपको पता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 और परमाणु भार कितना होता है, 23 होता है। पर ये कैसा है बेटा, सामान्य है। और ये जो आपको यहां देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं यहां पर, ये कैसा है, रेडियो एक्टिव है। कैसा है बेटा, रेडियो एक्टिव है ना, रेडियो एक्टिव पदार्थ है। ये वाला जो है वो रेडियो एक्टिव पदार्थ है। अब यहां पर, हाँ, ये थोड़ा सा रॉन्ग है, यहां पर इसे क्लियर कर लेते हैं। क्रोमियम होता है 24 का दुगना 25 दूनी 50, लगभग बेटा यहां पर रेडियो एक्टिव अगर ये होगा तो यहां पर 57, ठीक है, यहां रेडियो एक्टिव 57 इसका एक फॉर्म होता है। तो 50 क्रोमियम 57 यहां पर जो है रक्त का प्रवाह जांचने के काम आता है या जानने के काम आता है कि रक्त का प्रवाह हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। रक्त कैंसर को ठीक करने में AU 198 और किसका होता है बेटा, और होता है P32 मतलब फास्फोरस 16 दूनी 32, ठीक है, 16 दूनी या इसका 31 भी होता है बेटा, 16 सल्फर 31 भी होता है, पर ये 32 इसका रेडियो एक्टिव फॉर्म है। तो यहां पर गोल्ड का जो है 198 और यहां पर जो फॉर्म है फास्फोरस का वो 132 भार वाला फॉर्म यानी यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो ये थे चिकित्सा के क्षेत्र में रेडियो एक्टिव पदार्थ के उपयोग। आते हैं बेटा, हमारा जो मेन फोकस है वो एग्रीकल्चर पर है, इसीलिए हम बात करेंगे एग्रीकल्चर में भी उपयोग की। तो देखते हैं कि रेडियो एक्टिव पदार्थ का कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्या उपयोग है। तो कीड़ों की कीड़ों से आलू की रक्षा करने में, आयु नहीं बेटा, ठीक है, कीड़ों से आलू की रक्षा, है ना, उल्टा हो जा रहा है ना, आलू की कीड़ों से थोड़ी ना करेंगे, ठीक है, आलू की रक्षा करेंगे कीड़ों से, कीड़ों की रक्षा आलू से नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। तो यहां पर कीड़ों से आलू की रक्षा करने में, यानी कि अगर आलू को हमें बचाना है तो जिस रेडियो एक्टिव पदार्थ का उपयोग करेंगे वो कोबाल्ट 60 है, ठीक है। आगे कृत्रिम वर्षा के लिए AGI किसका है बेटा, AGI का उपयोग करेंगे। किसका करेंगे, AGI का, है ना, सिल्वर आयोडाइड। पौधों की क्रिया के अध्ययन में P32 फास्फोरस 32 का उपयोग करते हैं। अब बात आती है बेटा प्राचीन वस्तुओं के लिए, यानी कि जो बहुत पुरानी वस्तु है उसकी आयु पता करना है, जानना है ना, जैसे कोई चट्टान पुरानी हो जाए या कोई वस्तु ऐसी बहुत पुरानी मिल जाए और उसको पता करना है कितने वर्ष पुरानी थी, तो उसको जीवाश्म कहते हैं। तो जीवाश्म व ग्रहों के जीवन काल की गणना करने के लिए कार्बन डेटिंग, आपने सुना होगा बेटा, एक यूज होती है पद्धति कार्बन डेटिंग पद्धति, ठीक है, कार्बन डेटिंग, ठीक है, कार्बन डेटिंग, ओके, कार्बन डेटिंग पद्धति का उपयोग किया जाता है, जो कि किसी भी जीवाश्म की आयु को ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाई जाती है, जो कि किसका, एक कार्बन का ही समस्थानिक होता है ना। बात आगे करते हैं चट्टानों व इमारतों की आयु का निर्धारण ज्ञात करने में, यानी कोई चट्टान और इमारत की आयु ज्ञात करना है तो उसके लिए लेड 212, है ना,
का उपयोग करते हैं, ये भी एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है। तो यहां तक हमने बात किया एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आलू की कीड़ों से रक्षा, और भी देखा यहां पर पूरी पूरी बातें, जैसे वर्षा कराना है तो AGI, और देखा पौधों की क्रिया के अध्ययन में फास्फोरस 32। ये पूरे पूरे उपयोग जो हमने बात किया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, IMP है, इसीलिए इन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। तो बेटा ये पूरा जो आज टॉपिक हमने क्लियर किया है, रेडियो धर्मिता या रेडियो सक्रियता, ये पूरा पूरा कंप्लीट होता है। और इस पर क्या क्वेश्चन हो सकते हैं ये भी हम आगे के लेक्चर में देखेंगे और पूरी पूरी इस पर चर्चा करेंगे। और कोशिश पूरी हमारी 100% ये रहेगी कि आपको इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा ना आए जो टॉपिक से बाहर हो, है ना। तो पूरा पूरा फोकस हमने इसमें किया है और क्वेश्चनों का भी हम पैटर्न बहुत अच्छा लेकर आएंगे। वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी दें जो PAT की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें भी सफलता मिले, है ना। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।